हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है, कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी जो आपका पेपर होने वाला है 6 तारीख को, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 3 है। पिछले 2 पार्ट्स में आपने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और ये आपका पार्ट 3, इसमें भी 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये जो आपका पार्ट 3 है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपका मॉडल है, ठीक है, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, ये वाला मॉडल क्वेश्चन, आप बिल्कुल इस मॉडल से क्वेश्चन छान छान के निकाले गए हैं। ठीक है, आप समझ नहीं सकते, वहां से क्वेश्चन बने हैं। तो मुझे नहीं लगता है फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है। ठीक है, और मैं दावा करता हूं कि आपको जो पासिंग मार्क हैं उससे अधिक, यानी कम से कम 20 क्वेश्चंस। और मैं तो यही चाहूँगा कि आपके इन 150 क्वेश्चंस में से आपके 60 क्वेश्चन सेम टू सेम वही आ जाएं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके 20 से 25 क्वेश्चंस हमारे इन वीडियोस से मिल जाएं, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा निकल जाए। फ्रेंड्स, ये आपका आखिरी सेमेस्टर है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और बाकी अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप BSc एग्रीकल्चर में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट पे वीडियो लेके आया हो तो आप लाइक तो फिर आप ही लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा समझिए, आप UPSC का पेपर जो बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन मॉडल से निकाले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलेंगे फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन देखिए, निम्न में जल संबंधी आपदा नहीं है। ठीक है, जल संबंधी आपदा इनमें से कौन सा है? वो नहीं है। सूखा, ये भी जल से रिलेटेड है। ठीक है, बाढ़, ये भी जल से रिलेटेड है। बादल फटना, ये भी जल से। बांध का फटना, ये आपकी जल संबंधी आपदा नहीं है। ठीक है, बांध में पानी ही होता है, लेकिन बांध का फटना जल संबंधी आपदा नहीं है। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, निम्न में भूगर्भ संबंधी आपदा है तो भूकंप, आकाशीय बिजली, तूफान या गर्म हवाएं। तो फ्रेंड्स, भूगर्भ संबंधी आपदा आपकी भूकंप ही है। बाकी आकाशीय बिजली, तूफान, गर्म हवाएं, ये आपकी हवाएं और पानी से रिलेटेड हो गया। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से जैविक आपदा नहीं है। बीमारियां, ये भी जैविक है। कीट आक्रमण, ये भी जैविक है। फसलों में रोग, ये भी जैविक है। तो फिर आपका राइट आंसर है डी। ठीक है, समुद्री क्षरण, समुद्र क्षरण। निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए, आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी गुड क्वालिटी का है और आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलने वाला है। तो क्वेश्चन आपका है, निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, ये हमारी ऑक्सीजन है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से कितने किलोमीटर की गहराई तक प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, भूतापीय ऊर्जा जो आपकी होती है वो पृथ्वी से 10 किलोमीटर गहराई अंदर तक। ठीक है, यहाँ से, ये सतह पे हम लोग हैं, तो यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर तक आपकी भूतापीय ऊर्जा मिलती है। कूड़ेदान के कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला संयंत्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली, नई दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहला संयंत्र ये स्थापित किया गया था। ठीक है, कूड़ेदान से ऊर्जा उत्पादन का। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का पहला संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं, ये चारों जो हैं वो हमारे तट हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल समुद्र के किनारे चारों राज्य बसे हुए हैं। तो यहाँ पे, लेकिन आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स केरल। ठीक है, केरल में आपका पहला संयंत्र समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का स्टार्ट किया गया था। विश्व वायुमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो विश्व वायुमंडल दिवस होता है वो आपका 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्न में मरुद्भिद पौधा है। ठीक है, मरुद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाला, जिसको कहीं कोई अच्छी जमीन, टाइम टू टाइम पानी कुछ नहीं चाहिए, बस जमीन चाहिए, तो ऐसा पौधा है आपका नागफनी का। ठीक है, ये आपका मरुद्भिद पौधा होता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। टिहरी आंदोलन के जनक हैं। तो
चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टिहरी आंदोलन के जनक जो हैं वो आपके हैं सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन आपने एक आंदोलन सुना होगा, उत्तराखंड के चमोली में स्टार्ट हुआ था, चिपको आंदोलन। जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके जनक ये दोनों थे, ठीक है। चिपको आंदोलन के जनक आपके दोनों लोग हैं और टिहरी आंदोलन के जनक आपके सुंदरलाल बहुगुणा हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। निम्न में एग्री सिल्वी कल्चर का उदाहरण है, ठीक है। सिल्वी कल्चर माने होता है पेड़, और यहाँ पे एग्री का यहाँ पे अर्थ लगाएंगे फसल। तो ऐसा कौन सा है जहाँ फसल और पेड़ मिलेगा, तो यानी लकड़ी मिलेगी, ठीक है। फसल और लकड़ी मिलेगी, तो वो आपकी फ्रेंड्स मिलेगी आलू प्लस पॉपुलर। निम्न में बहुउद्देशीय वृक्ष नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका मल्टी पर्पज यूज नहीं होता है? आम, जामुन, नीम या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ये फल देता है, लकड़ी भी देता है, फल देता है, लकड़ी भी देता है, ये दवाई देता है, लकड़ी देता है। तो ये सारे मल्टी यूजेस इनके हो जाएंगे, तो इनमें आपका लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया और 4 ऑप्शन आपके दे दिए गए, 3 तो एक कुछ ना कुछ ऑप्शन है और चौथा इनमें से कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं आप कि 3 में से कोई एक लगा दें, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी आपका हो सकता है। वन किस भाषा का शब्द है? तो वन आपका लैटिन भाषा, फॉरेस्ट जो है लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। निम्न में से कौन वस्तु कृषि वानिकी से प्राप्त नहीं होती है? लकड़ी भी प्राप्त होती है, ठीक है भाई। औषधि भी प्राप्त होती है, ठीक है। अभी आपने ऊपर नीम देखा था। तेल भी प्राप्त होता है, ठीक है। नीम का तेल भी निकाला जाता है नीम से, निबोली का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा खनिज। खनिज हमारे पेड़ों से नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। गोबर से तैयार की गई गोबर गैस में कितने प्रतिशत मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पाई जाती है? तो आपको बता दें 50% मीथेन और 30% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्राप्त होती है गोबर गैस से, ठीक है। गोबर से जो गोबर गैस तैयार की जाती है उसमें। पवन शक्ति से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स पवन शक्ति से आप जो है 30,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। पवन शक्ति से 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकता है। निम्न में अजैविक विघटित प्रदूषक नहीं है, ठीक है। अजैविक, शीशा ये भी अजैविक है, एल्यूमिनियम ये भी अजैविक है, प्लास्टिक ये भी अजैविक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी, ये जैविक है, ठीक है। लकड़ी आपकी जैविक है। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्न में रेडियोधर्मी प्रदूषक नहीं है, तो कोबाल्ट, हैलोजन, सीजियम या यूरेनियम। तो देखिए यहाँ पे आपके कोबाल्ट और सीजियम और यूरेनियम ये आपके तीनों रेडियोधर्मी प्रदूषक हैं, लेकिन हैलोजन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हैलोजन होता क्या? फ्रेंड्स आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी इंटर में, ठीक है। जिन्होंने साइंस से इंटर किया हुआ है वो भाई लोग समझते होंगे। तो उसमें आपने एक आवर्त पढ़ा होगा हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? FCl, BrI, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आपके हैलोजन तत्व होते हैं। निम्न में सुगंधित घास है, तो इसको देख के आप तुरंत लगाएंगे खस, जिसका जन्म स्थान भारत, ठीक है। खस घास जो आपकी है ये सुगंधित घास होती है। और मच्छर भगाने के लिए सिट्रोनेला ग्रास यूज की जाती है, ठीक है। आजकल मच्छर बहुत हैं इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। निम्न में कृषि वानिकी का उद्देश्य नहीं है, फसलों की सुरक्षा, ये भी कृषि वानिकी का उद्देश्य है भाई, ठीक है। मृदा अपरदन रोकना ये भी रोकेगा, भोजन भी उपलब्ध कराएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदाक्षरण, ठीक है। मृदाक्षरण थोड़ी करता है, मृदाक्षरण को तो रोकता है। सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलेंगे, बेस्ट बॉय, ठीक है। बेस्ट बॉय एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री यानी हिंदी में बोले तो सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा कि बेस्ट बॉय नामक वैज्ञानिक ने सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब किया तो कब किया?
तो इसका आपका राइट आंसर है 1968, ठीक है। 1968 में सबसे पहले सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग वेस्ट बॉय वैज्ञानिक ने किया। पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई कहलाता है वनीकरण, पुनर्वनीकरण, वन उन्मूलन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन उन्मूलन। उन्मूलन माने होता है जड़ से उखाड़ना, इसकी शुद्ध हिंदी उन्मूलन की होती है जड़ से उखाड़ना, यानी वनों को हम लोग उखाड़ दें, ठीक है। वन निम्नलिखित में से गांव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वन हमें क्या देते हैं? ईंधन, चारा, फल। शेल्टर मत जाइएगा, ये जंगली जीव शेल्टर प्राप्त करते हैं, ठीक है। शेल्टर माने होता है रहने का स्थान, तो वो हमारे जंगली जीव प्राप्त करते हैं। हम लोग वन से क्या लेते हैं? ईंधन लेते हैं, चारा लेते हैं, फल लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय चरागाह एवं घास भूमि अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो भोपाल, देहरादून, झांसी या जोधपुर? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है झांसी में, ठीक है, झांसी। भौगोलिक प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ठीक है, भौगोलिक परसेंटेज पूछा है, तो इसको आप बिल्कुल मिक्स मत कर दीजिएगा। भौगोलिक परसेंटेज यहाँ पे आपका हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पे लगभग 75% प्लस जो एरिया है वहाँ पे यहाँ पे वन ही वन है। ऐसे मान लीजिए ये रहा आपका मिजोरम, मैं गोल कर देता हूँ। मिजोरम का नक्शा गोल नहीं है, मैं अब बता दूँ आपको, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और ये ऐसे मान लीजिए कि ये मिजोरम के हमने 4 हिस्से कर दिए, तो मिजोरम के 3 हिस्सों में आपके वन ही वन हैं, ठीक है। मिजोरम के 3 हिस्सों में आपके मात्र वन हैं और सिर्फ एक हिस्से में लोग रहते हैं, तो इस 3 हिस्सों से आपके ज़्यादा ही वन है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये मिजोरम का कुछ सीन रहा है। भारत के किस क्षेत्र में, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, आप इसको इग्नोर करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। भारत के किस क्षेत्र में सदा हरित वन पाए जाते हैं? तो सदा हरित वन फ्रेंड्स वहीं पाए जाएंगे जहाँ बढ़िया मात्रा में पानी मिलेगा, अच्छी मात्रा में। तो इससे आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हैं असम, क्योंकि उधर मेघालय है और पूर्वी भारत में हमारे वाटर जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय वन संशोधन अधिनियम लागू हुआ, तो जो भारतीय वन संशोधन अधिनियम आपका लागू होता वो आपका होता 1927 में, ठीक है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 1927 में लागू हुआ। वन महोत्सव सप्ताह कब से मनाया जाता है, यानी स्टार्टिंग इसकी कब से हुई? तो फ्रेंड्स वन महोत्सव सप्ताह की आपकी स्टार्टिंग हुई थी 1950 से। 1950 से डायरेक्टली हम लोग बनाते चले आ रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। वनवर्धन सुधार के लिए मुख्य संगठक है, तो देखभाल भी करेंगे, पुनर्जनन भी करेंगे और कटाई और उपरोक्त सभी, ये आपके 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। मुख्य संगठन, हमें कटाई भी नहीं करनी है, देखभाल करनी है और पेड़ों को दोबारा से लगाना है। निम्न में कौन झूमी खेती का अंग नहीं है? वनों को क्रमवार किसी एक भाग को काटकर जला देना, राख को मिलाकर बीज बोना, प्लाट में एक ही फसल को उगाना, प्लाट में कुछ वर्षों तक खेती करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर 32 का हो जाएगा, प्लाट में एक ही फसल को उगाना। 1 हेक्टेयर वन प्रतिवर्ष औसतन कितनी वायु शुद्ध रूप से देता है? तो 1 हेक्टेयर जो वन होता है वो प्रतिवर्ष आपकी 3 मीट्रिक टन वायु शुद्ध रूप से आपको देता है, ठीक है। लगभग कितने हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ रही है? तो फ्रेंड्स लगभग 25 हेक्टेयर भूमि जो आपकी है वो बाढ़ की चपेट में एवरी ईयर आ जाती है। भूक्षरण प्रतिवर्ष लगभग कितने हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करता है? तो जो भूक्षरण है फ्रेंड्स 140 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 140 लाख हेक्टेयर जमीन को भूक्षरण, ये जो इतनी जमीन है ये भूक्षरण से हानि हो रही है। सतही उर्वर मूल्यांकन के अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष कितने कीमत के पोषक तत्व बहकर समुद्र में चले जाते हैं? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है 36 का 700 करोड़ रुपए के, ठीक है। 700 करोड़ रुपए के पोषक तत्व जो हैं वो बहकर समुद्र में हर साल चले जाते हैं।
वन वन वायु वेग को कितने प्रतिशत तक कम कर सकते हैं? तो वन जो होते हैं फ्रेंड्स 20 से 60%, ठीक है, 20 से 60% तक ये वन जो होते हैं वायु की स्पीड को कम कर देते हैं। छोटे क्षेत्रों में वर्षा के मौसमी वितरण को समान करने के लिए कौन सा पेड़ सहायक है? बबूल, नीम, बरगद, यूकेलिप्टिस। तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स यूकेलिप्टिस। छोटे एरियाज में वर्षा का जो मौसमी वर्षा का जो वितरण होता है उसको ये बराबर करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्न में नमी संरक्षण किस प्रकार की भूमियों में अधिक होता है? तो वनों की भूमियों में नीम जो नमी संरक्षण है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 1200 से 2500 मीटर, 3660 से 4570 मीटर, 5000 से 8848 मीटर और 500 से 1500 मीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3660 से 4570 मीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र में दूसरा स्थान किस राज्य का है? सर्वाधिक वन क्षेत्र में फ्रेंड्स मध्य प्रदेश जो है इसका पहला स्थान है सर्वाधिक वन क्षेत्र में क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, वनों के क्षेत्रफल के अनुसार। और अरुणाचल प्रदेश का स्थान दूसरा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हमारा दूसरा है और ये पहला है। ये सर्वाधिक वन क्षेत्र में पूछा है और आगे आपका पूछा है कि प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो यहाँ पे आप लगाएंगे मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में अधिक हैं। और बात करें वनों के क्षेत्रफल की तो वो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। वनों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो फ्रेंड्स वनों की जो सर्वाधिक वृद्धि है वो आपकी सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो वन है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो वन है वो 33% या उससे अधिक हैं, ठीक है। ये आपका एक मानक होता है कि हर देश में हर एरिया में अगर बात करें आप तो 33% वन होने ही चाहिए, ठीक है। 33% हिस्सा वन का होना चाहिए और बाकी शेष जो हिस्सा है वो आपका रहने के लिए होना चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स हमारे यहाँ अपने देश में हमारे जो है 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 33% या उससे अधिक वन हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कितना योगदान है? तो फ्रेंड्स हम लोग 2.4% क्षेत्रफल शेयर करते हैं टोटल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। अगर 100% क्षेत्रफल पूरे संसार का है तो 2.4% उसमें भारत का रहेगा, ठीक है। भारत की मानव आबादी विश्व की कितने परसेंट है? तो फ्रेंड्स मानव आबादी जो है हमारी 17% हम लोग शेयर करते हैं मानव आबादी टोटल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। ऐसे मान के चलिए कि अगर 100 आदमी टोटल वर्ल्ड में है तो उसमें से 17 लोग हमारे भारत में रहते हैं, ऐसे करके मान के चलिए, ठीक है। भारत की पशु आबादी विश्व की कितनी परसेंट है? तो वो है आपकी 18%। यानी अगर 100 पशु हैं टोटल वर्ल्ड में तो उसमें से 18 पशु हमारे भारत में हैं। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए आप, क्षेत्रफल हम लोग 2.4 ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी मानव आबादी कितनी, हम लोग 17% शेयर कर रहे हैं टोटल वर्ल्ड के साथ। और जो पशु आबादी वो हम लोग 18% शेयर कर रहे हैं, ठीक है। भारत का जनघनत्व कितना है? तो फ्रेंड्स 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा जनघनत्व है, ठीक है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब तो ज़्यादा रहते होंगे। और जो बाकी देश है वहाँ पे लगभग 150 या इसके अराउंड है, ठीक है। हर जगह नहीं है इतना। वनाच्छादन परसेंट के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। अभी आपने देखा कि 2.4% हम लोग एरिया शेयर करते हैं टोटल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। 17% हमारे पास मानव आबादी है, 18% हमारे पास जानवर की आबादी है, ठीक है। और फिर भी जो 1% है, ठीक है, जो वनों के मामले में जब देशों की गिनती करते हैं तो हमारा स्थान 10वां है। और हमारे यहाँ जनघनत्व भी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छी कंडीशन हमारे इंडिया की है, अगर आप इसको देखें ध्यान से समझें, ठीक है।
हमारा जनघनत्व भी ज़्यादा है, हमारा एरिया भी कम शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम मानव आबादी भी 18% शेयर कर रहे हैं, 17% और 18% हम पशु आबादी भी शेयर कर रहे हैं। फिर भी फ्रेंड्स देखिए हमारा वन आच्छादन में हम लोग टॉप 10 में आ रहे हैं। कितने सारे देश हैं टोटल संसार में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग जो है अपने खेत में, ठीक है, कहीं पे आपकी जगह हो तो कुछ ना कुछ पेड़ ज़रूर लगा दीजिए, वो आपको फ़ायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स अपने देश को हम ही को आगे लेके जाना है। हम ही लोग आज पढ़ के कल एक नई टेक्निक लाएंगे, ठीक है। हम में से सभी लोग अगर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं और अपने देश की सहायता कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा देश जो 10वें नंबर पे है, फिलहाल बहुत सी चीज़ों में हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, तो हमें लोगों को सबसे ऊपर पहुंचना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़े से पीछे रह गए हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर। तो फ्रेंड्स नौकरियां हमें ढूंढनी नहीं है, नौकरियां हमें बनानी है, ठीक है। अगर सभी लोग नौकरियां ढूंढेंगे तो नौकरियां फिर आएंगी कहाँ से? तो फ्रेंड्स हमें नौकरियां बनानी है, ठीक है, उनको जनरेट करना है। 4 लोगों को आपको जॉब देनी है, आपको जॉब ढूंढनी नहीं है। जब आप ये सोच के चलेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा फ्रेंड्स। और ये तो आप समझ के ही चलिए कि हर आदमी नीचे से ही स्टार्ट करता है, जीरो से ही चलता है। हर आदमी एकदम अकॉर्डिंग एकदम हीरो नहीं बन जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ही सब लोग हीरो बनेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग एकदम से हीरो बन जाए, करोड़पति हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम करना होगा और फिर आपको अपना दिमाग लगा के, ठीक है, जॉब आपको प्रिपेयर करनी है, जॉब सर्च नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स इस बात से आप लोग बिल्कुल ये मत रखिए कि नहीं BSc एग्रीकल्चर के बाद हमें सिर्फ वही 10-15 हज़ार की जॉब करनी है, कहीं डेयरी वेरी में मिल जाएगी, काम हो गया। ऐसा नहीं है। इसको पढ़ के आप एक नया स्टार्टअप लाइए। 60% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ये कितना बड़ा सेक्टर है अगर आप इसको ध्यान से देखें और अगर आप इसमें मौके तलाशें तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत से मौके हैं जिनसे आप एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सब बातें कैसी लगी, क्योंकि फ्रेंड्स भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। उनको जागरूक कर सकते हैं और जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने, हमने सबने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो अब ये फ्रेंड्स 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 23 मार्च दिए गए, तो इनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो 21 मार्च को आपको हो गई वानिकी दिवस, ठीक है। 22 मार्च की आपकी हो गई, और फ्रेंड्स ये वानिकी दिवस आपकी हो गई, ठीक है। और आपकी ये 22 अप्रैल को हो गई जल दिवस, और 23 मार्च को आपकी हो गई पृथ्वी दिवस, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा